आप सभी का बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में स्वागत है। और हर दिन के भांति आज हम फिर एक नई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चूँकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बीपीएससी जो मेंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो लिखेंगे उसमें जो पटना यूनिवर्सिटी का जो बीए का सिलेबस है उसको फाइनल कंसिडर किया जाता है। तो उसके पैटर्न पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो एक मैंने पिछले क्लास में 2 क्लास में बताया था कि डिमांड से क्या समझते हैं और डिमांड के प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। व्हाट डू मीन बाय डिमांड एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो उसी तरीके से देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन पूछ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर पूरे मार्केट इकोनॉमिक को समझना है, पूरे मार्केट को समझना है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन जब पढ़ेंगे तो बिना डिमांड और सप्लाई का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। जब तक आपको डिमांड नहीं आएगा, इलास्टिसिटी डिमांड नहीं आएगा, सप्लाई नहीं आएगा, इलास्टिसिटी और सप्लाई नहीं आएगा, तब आप एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिकली अभी के लेक्चर्स में, वो है कि सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हालांकि ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले का लेक्चर हमारा जो है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स के नाम पे जो यूट्यूब चैनल है उस पर दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, व्हाट्सअप हमको कीजिएगा, मैं उसका लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा ताकि उसको देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। क्योंकि क्वेश्चन ही है कि व्हाट डू मीन बाय सप्लाई एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। पूर्ति से क्या समझते हैं और पूर्ति की प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो वो लेक्चर देख लीजिएगा और ये लेक्चर देख लीजिएगा तो आपका ये दोनों आंसर हो गया। और देखेंगे ये दोनों में किसी तरह का रटने वाली बात आपका नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने कहा सर हम इसी को लिखेंगे कैसे, तो मैंने आज पूरा प्रिपेयर कर दिया है नोट्स। आप जो चाहेंगे इसका PDF भी मैं आपको दे दूँगा जिसको ज़रूरत होगा पूरा, कि कैसे आप नोट्स तैयार करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। तो चूँकि इकोनॉमिक्स है ना, वो सबसे आसान पेपर है। अगर आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के आसान कोई पेपर आपका नहीं है। और एक बार जो इसे पढ़ लिया और जो इसे रख लिया और जो इसे समझ लिया, उसको जो है बार बार इसी को पढ़ने का मन करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि लोगों को डर लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत भारी सब्जेक्ट है, बहुत मैथमेटिक्स है। तो हमारा जो बीपीएससी हो या यूपीएससी में हो, इसमें बहुत मैथमेटिक्स नहीं पूछता, थोड़ा सा इसका यूज है। जितना यूज है उतना हम आपको आमतौर पर सिखा देते हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको एनालाइज करना है चीज़ों को। ठीक है। तो हम लोग जो है सप्लाई में बेसिकली जैसे आपको हम डिमांड पढ़ाए थे, वहाँ क्या कहते हैं, हायर द प्राइस, लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर डिमांड। तो सप्लाई में जैसे इसका रिवर्स है, इसमें कहते हैं हायर द प्राइस, हायर सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर सप्लाई। बेसिकली इसी स्टेटमेंट पर आगे हैं। देखिए, ना तो अभी मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया हूँ, ना तो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया हूँ। दोनों समझ लीजिएगा, तो फिर अलग से मैं लॉ ऑफ डिमांड भी बता दूंगा और लॉ ऑफ सप्लाई भी बता दूंगा। तो आपसे 2-3 क्वेश्चन इसमें से आराम से आप आ सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि एक क्वेश्चन पूछे हुए है कि इंडिफरेंस कर्व के द्वारा डिमांड कर्व को डिराइव कीजिए। तो जब अब तक आप डिमांड नहीं जानिएगा तो डिमांड को डिराइव कैसे कीजिएगा, इसलिए आपको ये समझना आपको ज़रूरी है। तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है। जब डिमांड साइड, सप्लाई साइड दोनों जानते हैं, तभी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है आप आराम से तरीके से समझ में आएंगे। और परफेक्ट कंपटीशन से हर बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्लियर। तो वैसे आपका कल से नया बैच है शाम में 4 बजे। जो बच्चे गलती से छूट गए हैं आप जल्दी से ज्वाइन कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक आज का है वो आपका है, देखिए ऐसे आपका व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपका PDF भेज दूंगा। हमें आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो सप्लाई फंक्शन, जिसे आपूर्ति फलन कहते हैं। हम क्या करते हैं, आपूर्ति फलन। तो बेसिकली जी जो सप्लाई फंक्शन है, वैसे हम लोग जनरली जैसे डिमांड पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे सप्लाई जो है क्या है, तो हायर द प्राइस, हायर सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर सप्लाई। सप्लाई जो है किसका है, फंक्शन प्राइस का है। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है। लेकिन जो है प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करने वाले, उसके बीच और सप्लाई के बीच जो फंक्शनल रिलेशन है उसी को होते हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन जनरली हम लोग कहते हैं सप्लाई फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट।
क्लियर। पूर्ति फलन क्या है, तो पूर्ति फलन वस्तु की पूर्ति है ना, और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच जो फलनात्मक संबंध है, जो फंक्शनल रिलेशन है, उसी को हम लोग सप्लाई फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन कहते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछेगा कि सप्लाई फंक्शन, क्वेश्चन जनरली पूछता है कि सप्लाई से क्या समझते हैं और सप्लाई को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। और इसको समझ लेने से क्या होगा ना कि आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई चुटकी में समझ में आ जाएगा। जब इसको समझ लेते हैं तो इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आगे आपको लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड को रटना आपको नहीं पड़ता है। क्लियर। तो इसको हम इस तरह से है ना लिखेंगे, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड द फैक्टर डिटर्मिनिंग इट्स सप्लाई, जो इसे प्रभावित करता है। अब इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे हम पढ़ाए थे एस एक्स क्या है। देखिए हम सारा इस तरह से नोट्स तैयार कीजिए। जनरली मैं बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ ताकि आपको नेचुरल लगे लेकिन नोट्स बनाने की बात थी तो आप इस तरीके से नोट बनाएंगे। तो सप्लाई एस एक्स क्या है, तो एस क्या है, सप्लाई एक्स कोई वस्तु है, तो एस एक्स क्या है, सप्लाई फॉर कमोडिटी एक्स, सप्लाई फॉर कमोडिटी एक्स। पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स। देखिए और पी आई क्या है, प्राइस ऑफ इनपुट, पी आई क्या है, प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट क्या होता है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सब इसको हम लोग इनपुट कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर। और ये टी क्या है, देखिए टी का मतलब टेक्नोलॉजी है ना। उसके बाद डब्लू क्या है, डब्लू है वेदर, वेदर का मतलब मौसम का क्या हाल चाल है। जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। और भी फैक्टर्स होते हैं जो मैंने अभी नीचे आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देख लिए ये सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं या करते हैं, है ना। लेकिन अब देखिए यही जो इसका अंदर का जो चीज़ है, यही इसका जो अंदर का चीज़ है, इसी को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। यही हमारा डिटरमिन। और भी कुछ है मैं नीचे डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ का सब फ्रेश मैंने नोट्स बना दिया है ताकि आप इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर। तो सप्लाई क्या जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, है ना, x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड करता है। डिमांड में पढ़ते हैं डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो उसी तरीके से सप्लाई क्या होगा, तो सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। लेकिन जैसे मैंने कहा था डिमांड को प्राइस के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनकम्स होता है, टेस्ट होता है, मैंने आज ही बताया है, मैंने कल बताया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसी तरह से इसमें भी है। तो जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं सेटरिस पैरेबस। क्या यूज करते हैं, सेटरिस पैरेबस, या हम लोग यूज करते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या हिंदी में कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर। तो अन्य बातें क्या होती है, वो अन्य बातें ही होती है। देखिए यहीं पर समझाते हैं, आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग वहाँ पर लिखते हैं अन्य बातें समान रहने पर, तो अन्य बातें मतलब प्राइस के अलावा जितना फैक्टर है ना सब क्या रहेगा, सब सामान्य रहेगा, पहले की तरह रहेगा। और तब प्राइस बढ़ेगा और घटेगा, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई लागू होता है। जनरली बुक में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक ही साथ दे देता है, तो बच्चे थोड़ा सा हौच पौच हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए ये सब टॉपिक तो हर जगह पढ़ना होता है, 12th में भी पढ़ना होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग डीपली पढ़ेंगे, काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका जो एक आपका क्वेश्चन रटना ना पड़े, रटना पड़े तो फिर पढ़ने की मज़ा क्या हो गया। ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यही आपका है, हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि आपूर्ति के निर्धारक करने वाले तत्व कह सकते हैं इसे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है निर्धारक करने वाले तत्व, जैसे कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इसे लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या होती है एक बार देख लीजिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी सबसे बड़ा फैक्टर्स है कि प्राइस है। दूसरा है फर्म गोल, फर्म का गोल क्या होता है उस पर हम नीचे डिस्कस करेंगे। अगर कोई फर्म चाहता है कि हम अपने सेल को बढ़ाएं, देखिए प्रॉफिट दो तरीके से कमाया जाता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है जिसे कहते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो देखते होंगे जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं या जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर बिलीव करता है, मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल ज़्यादा करना चाहता है, वो प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है। तो जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप देखते होंगे एक दुकानदार जो है, अगर एक छोटा सा दुकान में जाइएगा तो उसको एक सरफ पैकेट बेचेगा 1 किलो का, तो उसको 5 रुपये बचना चाहिए। लेकिन मॉल वाला क्या होता है ना, 5 किलो में भी 5 रुपये बचेगा चलेगा, और वो देखिए या 2 रुपये बचेगा चलेगा, क्योंकि उसका सेल दिन भर में 5 ट्रक सरफ बेच लेगा। आई जो महीना भर में 1 बुरिया सरफ बेचेगा,
है कि नहीं, दोनों प्रॉफिट कमाता है। तो आपका प्रॉफिट कमाने का दो तरीका, अगर फर्म चाहती है कि हम अपने सेल को बढ़ाएं, क्या करें, हम अपने सेल को बढ़ाएं तो प्राइस कम रखेगी, है ना, सॉरी सेल को बढ़ाएं तो प्राइस आपका जो सप्लाई क्या करेगी, बढ़ाएगी। और अगर चाहता है कि नहीं हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, कोई मोनोपोली फर्म है तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहती है, सप्लाई क्या करेगी, कम करेगी। उसके बाद देखिए आपका है टेक्नोलॉजी प्राइस, जो सप्लाई डिपेंड करता है वस्तु की सप्लाई, किसी सर्विसेज की सप्लाई, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है प्राइस ऑफ इन फैक्टर्स। फैक्टर्स में क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब जिसे हम लोग भूमि कहते हैं, लेबर का मतलब हम इसे श्रम कहते हैं, कैपिटल मतलब हम इसे पूंजी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जो मुनाफा लेने चाहते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो होते हैं। तो देखिए आप में अगर मान लें ये महंगी हो गई, मान लें मार्केट में अगर ये सारी चीज़ें महंगी हो गई, जैसे रेंट महंगा हो गया, आप देखते होंगे कि पटना जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में किसी को ऑफिस चलाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि रेंट काफ़ी महंगा हो गया। अब रेंट इतना ज़्यादा हो गया तो लोग कैसे वियर करेंगे, तो डिपेंड करता है, अगर रेंट अगर कम हो तो देखते होंगे जब एक समय रेंट कम था तब बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले खोल के वो कोचिंग बैठ जाते थे। अब रेंट बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो नहीं सकते हैं, जो नहीं वियर कर सकते हैं, वो अपने सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए लेबर की बात करें, अब दिन प्रतिदिन हमारा श्रम शक्ति महंगी होती जा रही है, तो उस पर भी हमारा सप्लाई डिपेंड करता है ना। उसके बाद आपका हो गया इंटरेस्ट है, बैंक पर बैंक क्या इंटरेस्ट लेती है। आजकल देख रहे होंगे कि मार्केट में सरकार चाहती है कि डिमांड बढ़े, तो डिमांड बढ़े तो देखिए सरकार ने क्या कहा, डिमांड बढ़ेगा कैसे, जब व्यक्ति के हाथ में पैसा रहेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ेगा तभी उत्पादन होगा, और जब उत्पादन होगा तभी देश का जीडीपी बढ़ेगा या राज्य का जीडीपी बढ़ेगा, और जब जीडीपी बढ़ेगा तभी सरकार को टैक्स आएगा, और जब सरकार को टैक्स आए तभी हमारा सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगा। अभी आपने देखा होगा सरकार ने कहा कि सभी व्यक्तियों को हम 10 लाख रुपया तक लोन देंगे, जिसमें 5 लाख का अनुदान होगा, 5 लाख आपको देना होगा, 84 किस्त में देना होगा, ऐसा बिहार सरकार ने कहा। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है कि हमारे जो बिहार है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी रूप में हमारे बिहार का जीडीपी बढ़ेगा, और वो पैसा जो 10 लाख रुपए जाएगा वो छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है, प्रोडक्टिव काम में लगाने के लिए दिया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, उधार लेके पैसा अगर प्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं तो अच्छी बात है, सप्लाई बढ़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ता है तो देश में या राज्य में क्या होता है, उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार भी क्या होता है, सृजन होता है। क्लियर। उसको देखिए टेक्नोलॉजी, कोई भी सप्लाई जो है हमारा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखिए है क्या कि इतने सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि अब बहुत सारे सामान का जो सप्लाई काफ़ी बढ़ गया। अगर मान लो टेक्नोलॉजी, जैसे एग्जांपल समझिए ना, हमारा जो मोबाइल कंपनी देख रहे हैं, है ना, या फिर आपका कितने सारे मोबाइल आ गए टेक्नोलॉजी के कारण हो गए, घर बनाना, पेंट करना, ये सब आसान हो गया है। क्यों, तो टेक्नोलॉजी के कारण, है ना। बहुत सारे जो है आप देखते हैं ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गए, एक ही दिन में पूरा जो है घर पेंट करके चला जाता है मशीन से, है ना। तो आप देखते होंगे कि अब लेबर का डिमांड कम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी अगर मान लिया कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छा होगा तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो सप्लाई हमारा क्या हो, कम होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में दो तरह की आती है, ऐसे इसमें चलिए दोनों रखिए, एक होता है ऐसे फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब फिजिकल पॉलिसी समझिए, फिजिकल पॉलिसी मतलब समझिए टैक्स, समझिए टैक्स। तो सरकार अगर मान ली उत्पादन पर टैक्स लगाती है, हम आपको एक मेरा वीडियो लेक्चर होगा डेड वेट लॉस पर, उसको देखिएगा जरूर, तब समझ में आएगा। सरकार अगर टैक्स लगाती है तो सप्लाई क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि सरकार के टैक्स लगाने से वस्तु महंगी हो जाएगी, और जब वस्तु महंगी हो जाएगी तो उसका डिमांड कम जाएगा। अब जब डिमांड कम जाएगा तो सप्लाई भी कमेगा, और सप्लाई कमेगा तो जाहिर सी बात है दोनों को नुकसान होता है। टैक्स लगाने से सप्लायर को भी नुकसान होता है और कंज्यूमर को भी नुकसान होता है, मतलब कि कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, दोनों को नुकसान होता है। और जितना नुकसान होता है हमको या प्रोड्यूसर को, और उतना नुकसान के बराबर गेन नहीं करता है कौन, सरकार जो टैक्स लगाती है। मतलब कुछ लॉस हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेड वेट लॉस कहते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीदें, सब देखिए हिंदी में लिखा है, चिंता मत कीजिए हिंदी मीडियम वाले। एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लिया कोई प्रोड्यूसर है,
अगर उसको लगेगा कि आने वाला कल में हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो अभी क्या करेगा, सप्लाई कमा देगा और प्राइस बढ़ने का वेट करता है। जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तभी वो अपना सप्लाई क्या होगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, है ना। ऑर्डर कमोडिटी में जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया या और भी सर्विसेज जो बाहर से लाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल को हम लोग कहते हैं नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अगर रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो गया तो जाहिर सी बात है सप्लाई कम जाएगा। बिहार में शुगर इंडस्ट्री था, अब रॉ मटेरियल मिलता नहीं तो क्या होगा। उसी तरीके से अगर रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री चलाते हैं, अगर रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो गया तो सप्लाई क्या होगा, कम जाता है। उसका देखिए प्राइसेज नंबर ऑफ फॉर्म, अगर किसी भी इकोनॉमी में नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ फॉर्म कम है तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। उसके बाद देखिए नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स में अभी देख रहे हैं सबसे बड़ी फैक्टर्स कोरोना फैक्टर्स, जिसके कारण बहुत सारे इंडस्ट्री प्रभावित हुए हैं। अब बहुत सारे सप्लायर्स बंद कर दिए अपना सप्लाई। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ही देख लीजिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास क्षमता नहीं है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का, या टेक्निकली एडवांस नहीं है, वो अपना सर्विसेज क्या कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपका सारा क्या होता है, फैक्टर से बहुत ही छोटा टॉपिक था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जितना मैंने बात कहा, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी मैंने सबसे पहले कहा, तो इस पर इस तरह से 2-3 लाइन में नोट्स बना लीजिएगा। आप इसको एक ही पारा में बनाइएगा, मैंने पॉइंट वाइज बना दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना। सेम चीज़ हिंदी में है, जो मैंने कहा वही सब लिख दिया है, अपनी भाषा में लिखा हुआ है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक होगा, सुधार लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंड फॉर्म है फॉर्म ऑफ द गोल, सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो डिपेंड ऑन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में है वेरियस गोल होता है, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और किसी का सेल मैक्सिमाइजेशन। मैंने ये बताया कि अगर किसी का कमाना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे हम क्या है, अगर हमारी बात करें, हम चाहते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात करना, हमारा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, इकोनॉमिक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, ताकि आप 10 लोग सीखिएगा, आप क्या कीजिएगा 100 लोग को सिखाइएगा, 100 लोग सीखेगा फिर 1000 लोग को सिखाएगा। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, तो हमेशा देखिए प्राइस उतना ही लेना चाहिए जितना कंज्यूमर वियर कर सकता है। और मार्केट में बार्गेनिंग भी होता है, हमारा ओपन इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी भी है, तो ये सारा क्या करते हैं, सोचते हैं। उसके बाद देखिए इसी चीज़ को हिंदी में लिखा हुआ है, इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, हाथ से लिख के नोट्स बनाइए। जो भी अगर लिखा हुआ है ना, इसको हाथ से नोट्स लिख के बनाइएगा, वाइट पेपर पर नोट्स बनाइएगा, सीधा लिखने का प्रयास कीजिएगा, दोनों तरफ थोड़ा सा मार्जिन छोड़िएगा। इसको हम लोग कमेंट सेक्शन कहते हैं, कॉपी में लिखिए थोड़ा सा छोड़िएगा। उसके बाद देखिए आगतों मतलब इनपुट, जैसे लैंड है, लेबर है, इस तरह से। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी मैंने जो बात कही सब मैंने बता दी, टैक्स वगैरह की बातें में, इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी को सरकारी नीति कहते हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन, प्राइसेज ऑफ अदर कमोडिटीज, ये सारा नंबर ऑफ फॉर्म, नेचर ऑफ द फैक्टर, नेचर ऑफ द फैक्टर में वेदर्स होता है, ड्राउट होता है, वेदर का मतलब मौसम खराब है तो सप्लाई कम सकता है ना। फ्लड, बाढ़ आ गई तो सप्लाई कम सकता है। ड्राउट मतलब सूखा होता है ना। पेस्टिसाइड्स, पेट्स मतलब कीड़े मकोड़े लग गए। तो इस तरह से जो है ये सारा हमारा क्या करते हैं, फैक्टर्स है जो कि किसी भी फर्म के सप्लाई को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखिए मैंने इन नोट्स बना दिया तो आपको काफ़ी कम समय में आपको मैं समझा दे पाया। तो उसी तरीके से यदि आप इस तरीके से देखिए, एकदम मैं शुरू से बता रहा हूँ कि यदि कोई छोटा सा भी टॉपिक हो तो उसको नोट्स बनाइए और नोट्स बना के पढ़िए, तो उसमें आपको समझना और लिखना दोनों क्या होगा, आसान हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि आप मेंस की एग्जामिनेशन लिखते हैं तो मेंस में आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाती है, और राइटिंग स्किल को ठीक करने के लिए आपको हर दिन कम से कम जो है 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज, जितना आपकी क्षमता है लिख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ट्राई डेली कीजिए। मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरह से क्या होगा, आपका मेंस एग्जामिनेशन फिर क्या होगा, आपका मेंस एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से जाता है। कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसका PDF मैं किसी व्यक्ति को दे सकता हूं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सीखिए और अच्छा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।